करंट इलेक्ट्रिसिटी एक्सप्रेशंस देखिए पहले सारे फॉर्मूले एक बार। सबसे पहले वी स्टार्ट विद I इज इक्वल टू Q बाय T, Q इज इक्वल टू NE, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का जो फॉर्मूला आपका Q इज इक्वल टू NE, put that we can put it here also, I is equal to Q by T, then V is equal to IR, Ohm's formula, where R is rho L by A, ये तो पता ही है आपको 10th में किए हुए हैं आप, ठीक है। स्लोप ऑफ VI ग्राफ gives the resistance, slope of VI graph gives resistance, but slope of IV graph will give reciprocal of resistance, that is conductance. It gives conductance which is reciprocal of resistance. यहाँ अलग से फॉर्मूला भी लिख लेते हैं। कंडक्टेंस क्या होता है? G, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। तो VI ग्राफ की स्लोप हमें क्या इंडिकेट करती है? रेजिस्टेंस, एंड IV ग्राफ की स्लोप रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, दैट इज कंडक्टेंस G। And when the graph is a straight line, we are talking about ohmic conductors. Ohmic conductors, when VI graph or IV graph is a straight line, then these are ohmic conductors. But non-ohmic conductors are those that don't obey Ohm's law, and for them VI graph is not a straight line. Okay, that don't obey Ohm's law and VI graph is not a straight line. For example, gases are there, vacuum tubes are there, PN junction diodes are there, transistors are there. तो इनके लिए ग्राफ देख लो कैसा होगा। डायोड्स के लिए जैसे कि ऐसे कर्व होगी, इट वोंट बी अ स्ट्रेट लाइन, इट विल बी अ कर्व, इधर भी बना सकते हैं। एंड फॉर ट्रांजिस्टर्स VI graph will be again curve like that at different output voltages. This is the graph obtained. So दो एग्जाम्पल आप नोट कर लो। गैसेस भी हैं वैसे तो, वैक्यूम ट्यूब्स भी हैं। नॉन ओमिक कंडक्टर के एग्जाम्पल डायोड, ट्रांजिस्टर, सेमीकंडक्टिंग है ये, और गैसेस भी हैं, वैक्यूम ट्यूब्स हैं, थर्मिस्टर है, थायरिस्टर है। देयर आर अदरवाइज सो मेनी एग्जांपल्स ऑफ नॉन ओमिक कंडक्टर। ठीक है, क्लियर अप कर दो ना। अब रेजिस्टिविटी, ये आपको पता है रो क्या है? रेजिस्टिविटी है। एंड व्हाट इज द अदर नेम ऑफ रेजिस्टिविटी? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, व्हाट इज रो? रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो इसका जो रेसिप्रोकल है दैट इज कॉल्ड कंडक्टिविटी, सिग्मा। कंडक्टिविटी सिग्मा इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। Then current density. What is the formula of current density indicated by J? Current per unit area, that is current density. Current per unit area, that is called current density. क्लास का हाल क्या दिया? Q is charge on any object, N is number of electrons, E is charge on electron. E क्या है पता है ना आपको? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, Q मतलब चार्ज ऑन एनी गिवन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट का चार्ज एनी मल्टीपल टाइम्स द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है, दैट इज मिनिमम पॉसिबल चार्ज। N इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, करंट डेंसिटी होगी। देन मोबिलिटी, मोबिलिटी ऑफ अ चार्ज कैरियर, mobility is denoted by mu,
and this is drift velocity over electric field. अब drift velocity का लिखते हैं, हाँ drift velocity का फॉर्मूला क्या है, E tau by m, where what is tau, relaxation time. क्या होता है relaxation time? हाँ time gap between two successive collisions, that is called relaxation time tau. So drift velocity is E tau by m. This is the expression for drift velocity. E is electric field intensity. Electric field intensity. इलेक्ट्रिक फील्ड का स्पेस होता है, क्वांटिटी जो है उससे रिलेटेड वो फील्ड इंटेंसिटी है. अब अगर ये आप यहाँ पे पुट करते हो तो क्या बन जाएगा, मोबिलिटी का एक और फॉर्मूला आ जाएगा. E तो कट जाएगा ना, E tau by m. तो यहाँ से यू कैन रिलेट मोबिलिटी विद मास ऑफ एनी चार्ज कैरियर. तो यूजुअली ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आउट ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स या आउट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, कुछ भी पूछ सकते हैं, किसकी मोबिलिटी ज्यादा हो. क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आर लाइटर पार्टिकल्स, उनका मास कम है तो उनकी मोबिलिटी ज्यादा, सो दे आर मोर मोबाइल. इलेक्ट्रॉन्स बीइंग लाइटर दे विल बी हैविंग ग्रेटर मोबिलिटी. हाँ गिवन. अब जैसे कंडक्टर्स हैं, मेटल्स हैं, उनमें जब हम उनको हीट करेंगे तो टाउ क्या होगा, कम होगा कि ज्यादा होगा. कोलिजन्स का नंबर ज्यादा हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा, तो टाउ डिक्रीज हो जाएगा. तो उस केस में टाउ जो है वो कम होने वाला है, राइट. ओके, ये हो गया रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी. एन से याद कर सकते. रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज I is equal to एन VD. ए एरिया एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर चार्ज डेंसिटी है ये. E इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी. N क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर डेंसिटी. हाँ वो करते हैं, वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी विद टेम्परेचर. ठीक है. अच्छा, अब रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ रिलैक्सेशन में, m/ne² टाउ. ये क्वेश्चन बोर्ड में आ चुका है कि हाउ डज रेजिस्टिविटी वेरी विद रिलैक्सेशन टाइम, वेरी विद नंबर डेंसिटी. तो सीधा ये फॉर्मूला था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है दोनों. ठीक है. हाँ सिग्मा अगर इनवर्स कर. अब है माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ. हाँ, व्हाट इज माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ? J is equal to sigma E. Microscopic form of Ohm's law is J is equal to sigma E. हाँ वही है, करंट डेंसिटी, कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिक फील्ड. नहीं, वो रहा रिलेशन है इनमें, ये रहा करंट डेंसिटी. अच्छा, एक बार इन सबके यूनिट भी बता दो बिफोर आई रब. सबके यूनिट, चार्ज का, करंट का, पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट, रेजिस्टेंस ओम, रेजिस्टिविटी ओम मीटर. ठीक है. कंडक्टेंस ओम इनवर्स को और क्या कहते हैं, मोहो साइमन. कंडक्टेंस का यूनिट ओम इनवर्स मोहो साइमन. कंडक्टेंस का रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस ओम इनवर्स, या ओम को रिवर्स लेटर में लिख दो मोहो बन जाता है, या साइमन भी कहते हैं. कंडक्टेंस. ठीक है. व्हाट इज द यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी? यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी ओम मीटर है, उसका इनवर्स. अब क्योंकि ओम इनवर्स को लिखने के हमारे इतने वेज हैं, तो फिर कंडक्टिविटी का यूनिट लिखने के भी उतने ही वेज होंगे. वी कैन राइट ओम इनवर्स मीटर इनवर्स
ओम इनवर्स, मीटर इनवर्स, ऐसे महो मीटर इनवर्स, साइमन मीटर इनवर्स, ये सभी किसके यूनिट है? कंडक्टिविटी। क्योंकि ओम को आप ओमेगा से भी तो रिप्रेजेंट करते हो ना, तो ओम इनवर्स ऐसे भी लिख सकते हो, ओमेगा इनवर्स। ठीक है, तो ओम इनवर्स, मीटर इनवर्स, महो मीटर इनवर्स, साइमन मीटर, these are all the units of conductivity. अब बताओ करंट डेंसिटी का यूनिट, इसका करंट का एम्पियर, एरिया का मीटर स्क्वायर, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। मोबिलिटी का ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड, और इलेक्ट्रिक फील्ड का वोल्ट पर मीटर। न्यूटन पर कूलन लेने से चार चीजें अलग अलग हो जाएंगी, तो हम वो वाला यूनिट ले लेते हैं जिसमें एक चीज आ रही है, वोल्ट पर मीटर। तो ये हो गया मीटर स्क्वायर पर सेकेंड पर वोल्ट। दिस इज द यूनिट ऑफ मोबिलिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का तो मीटर पर सेकेंड है, मोबिलिटी हो गई, करंट हो गया, रेजिस्टिविटी हो गई, रिलैक्सेशन टाइम सेकेंड हो गया। ठीक है, ऑल द यूनिट्स आर क्लियर नाउ। रेजिस्टिविटी का ओम मीटर, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का तो पता ही है, सीरीज में, पैरेलल में। Series resistance always greater than parallel resistance. Combination of cells. अब उसमें सबसे पहले V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। एक तो आपका सेल के केस में ये फॉर्मूला आता है बिटवीन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, EMF, करंट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। हाँ, चार्जिंग में प्लस आ जाएगा। चलो बेसिक पहले तो करो जो कॉमन यूज होता है। V इज इक्वल टू E माइनस आई आर, ये रिलेशन है बिटवीन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, EMF एंड इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r ऑफ अ सेल। ठीक है, और इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है? E बाई V माइनस 1 इंटू R, वेयर R इज लोड रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन द सर्किट। ये आपके पहले सेल के हो गए, अब कॉम्बिनेशन क्या? आई करंट। अब कॉम्बिनेशन अगर हम सीरीज में लगाएं सेल्स को, n cells are connected in series, each of EMF, E internal resistance R, तो मैक्सिमम करंट विल फ्लो किस सिचुएशन में फ्लो करेगा? आपका पहले करंट इस केस में आता है NE ओवर R प्लस NR। तो मैक्सिमम करंट इस केस में तब आता है when your internal resistance is much greater than external resistance, क्योंकि तब आप R को इग्नोर कर दो। आप हाँ, आपका NR ग्रेटर है तो आप R को नहीं, इसमें उल्टा हो जाए। जब लोड रेजिस्टेंस ग्रेटर है आप NR को इग्नोर कर दोगे तो N टाइम्स द करंट ड्यू टू वन सेल। अगर आप लोड रेजिस्टेंस कम लगाओगे तो चाहे इतने सेल लगाएं, करंट एक के जितना आ रहा होगा। फॉर एग्जांपल दिवाली लाइट, ठीक है, अगर आप उसमें लोड रेजिस्टेंस स्मॉलर लगा दोगे तो उससे आपके इतने सारे बल्ब चाहे लगे होंगे सीरीज में, लाइट एक ही आएगी। तो आपकी कंडीशन क्या है कि मैक्सिमम करंट अगर सेल सीरीज में है तो आपका लोड रेजिस्टेंस शुड बी हाई। हाई लोड रेजिस्टेंस लगाओगे तो मैक्सिमम करंट आएगा। ठीक है, फॉर मैक्सिमम करंट R शुड बी ग्रेटर देन
external resistance should be greater than internal resistance. क्योंकि आप करके देख लो ना पुट में, अगर बहुत R एक्सीडिंग है तो इसको 0 पुट करोगे. N E over R. E over R is V over R current due to one cell. तो N times the current due to one cell. ये मैक्सिमम करंट होगा. अब पैरेलल में M सेल्स आपके पैरेलल में लगे हैं, तो आपका अब आपका रिवर्स होगा. एन आर इंटरनल रेजिस्टेंस ग्रेटर है तो करंट विल बी मैक्सिमम. इफ इंटरनल रेजिस्टेंस इज ग्रेटर देन करंट विल बी मैक्सिमम. और मिक्स्ड ग्रुपिंग में करंट मैक्सिमम होगा व्हेन टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस is equal to total internal resistance. When external and internal resistances are same in mixed grouping, then current will be maximum. So this is the condition. This is the condition for इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स हैं कि मिक्स ग्रुपिंग है, सीरीज में भी सेल लगे हुए हैं, पैरेलल में भी लगे हुए हैं. नंबर ऑफ सेल्स कितना होगा? mn. एक इक्वेशन यहां से बन जाएगी, नंबर ऑफ सेल्स इज mn. दूसरी आपकी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज इंटरनल, ये तो करंट मैक्सिमम होगा. mn इज नंबर ऑफ सेल. अगर आपके n सेल सीरीज में है और m पैरेलल में लगे हैं तो mn नंबर ऑफ सेल्स होगा. क्योंकि आपको नंबर ऑफ सेल्स ही पूछते हैं यूजुअली इस टाइप ऑफ क्वेश्चन. हाँ सीरीज. ठीक है. अब व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल. व्हीटस्टोन ब्रिज इज अरेंजमेंट ऑफ 5 रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ अ ब्रिज. ये भी रेजिस्टेंस है सेंटर में. तो क्या कंडीशन है सेंसिटिविटी ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज? P over Q is equal to R over S, but when no current flows through the galvanometer. नहीं एब्सेंट वो वाले लगाने हैं, ये नहीं ना लगाने क्योंकि पता नहीं उन्होंने कुछ फाइंड किया. ठीक है. तो ये अगर P है, दिस इज Q, दिस इज R, दिस इज S. तो अकेला प्रिंसिपल ये नहीं है कि P over Q is R over S. साथ में ये भी आना चाहिए आपको याद कि इफ नो करंट फ्लोज थ्रू द गैल्वेनोमीटर देन दिस हैपेंस. अगर गैल्वेनोमीटर में से करंट 0 है तो रेजिस्टेंसेस की रेशो प्रोपोर्शनल इक्वल होगी. तब होगी, ऑलवेज नहीं होगी. वो तब होगा मतलब जब ब्रिज बैलेंस हो. अगर ब्रिज बैलेंस नहीं है तो फिर आपकी कंडीशन ट्रू नहीं होगी. So for Wheatstone bridge to be balanced, if no current flows through galvanometer, then P over Q is R. आप ऐसे भी ले सकते हो रेशो, ऐसे भी ले सकते हो, दोनों साइड से सेम आनी चाहिए. ठीक है. वो तभी सेम आएगी अगर एक भी साइड से वो सेम है. तो आपने मतलब किसी एक साइड से रेशो ले लें. ये व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल. उसके बाद मीटर ब्रिज. व्हाट इज अदर नेम ऑफ मीटर ब्रिज? It is also called slide wire bridge. एक्सपेरिमेंट किया हुआ है आपने? Yes. Meter bridge is also called slide wire bridge. We slide jockey. We slide jockey over the wire. So it is based on Wheatstone bridge principle only. इसका प्रिंसिपल वही है. तो वहां से हमारे पास फॉर्मूला आता है S unknown resistance 100 minus L over L into R. तो मीटर ब्रिज का पर्पस क्या होता है? ओम्स लॉ की तरह ही हम इससे अननोन रेजिस्टेंस निकालते हैं. तो अननोन रेजिस्टेंस S है, यहाँ पे नॉन रेजिस्टेंस R है, तो L हमारी बैलेंसिंग लेंथ है. दिस इज द लेंथ एट विच जॉकी विल शो 0 मतलब नल पॉइंट. तो गैल्वेनोमीटर में 0 आ रहा होगा उस टाइम. क्लियर? ठीक है. R है नॉन रेजिस्टेंस, वो की में से वैल्यू निकालेंगे. हाँ S अननोन.
तो ये हो गया मीटर ब्रिज प्रिंसिपल, नोट कर लिया आपने, व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल पे बेस्ड। अब आते हैं पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल क्या है? V proportional to L provided constant current flows through uniform wire। तो इसका भी प्रिंसिपल तभी ट्रू है जब करंट कांस्टेंट है एंड वायर इज यूनिफॉर्म। उसकी यूनिफॉर्मिटी खराब नहीं होनी चाहिए वायर। पोटेंशियोमीटर प्रिंसिपल is the potential difference across any portion of potentiometer wire is directly proportional to length of that portion of wire provided constant current flows through uniform wire या wire of uniform area of cross section। तो इसीलिए पोटेंशियोमीटर में क्योंकि हमारा प्रिंसिपल इस पे बेस्ड है, वी नेवर स्लाइड द जॉकी ओवर वायर, वी ब्रिंग इट इन कॉन्टैक्ट विद डिफरेंट पॉइंट, वी मेक इट टच डिफरेंट पॉइंट्स ऑन वायर, वी डोंट स्लाइड द जॉकी ओवर वायर। अब जब एक्सटर्नल एग्जामिनर आएंगे वो दूर से देखेंगे जो बच्चा पोटेंशियोमीटर में जॉकी स्लाइड कर रहा होगा उसका वाइवा हो गया समझो, उनको पता लग जाएगा कि क्या पड़ गया है। हाँ, क्योंकि ये देखो हमारा प्रिंसिपल ही वैलिड नहीं रहेगा। V प्रोपोर्शनल टू L पे हम सारा कुछ डिराइव कर रहे हैं, उसको अप्लाई करके हम अपनी रीडिंग फाइंड आउट कर रहे हैं। हमारी वायर तो यूनिफॉर्म ही नहीं रहेगी। अगर आप ज्यादा कहीं पे प्रेस कर दोगे, वायर को कम कर दोगे, उसकी तो यूनिफॉर्मिटी खराब हो जाएगी। दैट इज इट। अब पोटेंशियोमीटर की दो एप्लीकेशंस की थी हमने, कौन बताएगा? व्हाट आर टू एप्लीकेशंस ऑफ पोटेंशियोमीटर? मतलब क्या क्या फाइंड कर सकते हैं? दो एक्सपेरिमेंट हमने किए हैं, दोनों ही वही एप्लीकेशन। एक है टू कंपेयर ईएमएफ्स ऑफ टू सेल्स। आपको दो सेल्स दिए गए थे, कौन कौन से? वो एक वाइवा क्वेश्चन है। टू कंपेयर ईएमएफ्स ऑफ टू सेल्स, आपको दो सेल्स दिए गए थे, फ्रेशली प्रिपेयर्ड सेल। वो याद है कौन कौन से थे उनके नेम? डेनियल सेल एंड लेक्लेंचे सेल। डेनियल सेल कॉपर वेसल वाला था। कॉपर वेसल जो है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड था, जिंक रॉड दोनों में नेगेटिव है, कैथोड है। और जो कॉपर वेसल वाला था उसमें इलेक्ट्रोलाइट था कॉपर सल्फेट, ठीक है, वो था डेनियल सेल। डेनियल सेल की ईएमएफ ओरिजिनल होती है 1.1 वोल्ट। कॉपर वेसल वाला जो सेल था वो डेनियल सेल था। और लेक्लेंचे सेल, इट इज द प्रीवियस फॉर्म ऑफ ड्राई सेल दैट वी आर यूजिंग एट होम। जो रिमोट वगैरह में हम डाल रहे हैं ड्राई सेल्स, ये उसकी प्रीवियस फॉर्म है लेक्लेंचे सेल। ये जो आपको दे रहे थे, जो ट्रांसपेरेंट कंटेनर, ग्लास कंटेनर वाला था। तो इसमें आपका इलेक्ट्रोलाइट था अमोनियम क्लोराइड। जिंक रॉड अगेन आपका नेगेटिव इलेक्ट्रोड था। और जो सेंटर में पोरस स्पॉट के अंदर कार्बन रॉड थी, वो आपका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड था। और इसकी ईएमएफ ओरिजिनल होती है 1.5 वोल्ट। तो रेशियो आप निकाल सकते हैं यहाँ पे कितनी है, वही आपका आंसर आता है इसमें। सो वी कैन फाइंड द रेशियो यूजिंग द फॉर्मूला E1 over E2 इक्वल टू L1 over L2। तो दोनों सेल्स की ईएमएफ कंपेयर करते हैं हम, तो ये फॉर्मूला यूज करते हैं। ईएमएफ ऑफ फर्स्ट सेल ओवर सेकंड सेल इज L1 over L2, बैलेंसिंग लेंथ L1 over बैलेंसिंग लेंथ L2। इज दैट ओके? सेकेंड एप्लीकेशन बताइए क्या? सेकेंड एप्लीकेशन टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल स्मॉल r, जिसका फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया E/V माइनस 1 इंटू आर। तो E/V पहले हम यहाँ से निकाल लेते हैं, L1 over L2 आ जाता है। तो आपका फॉर्मूला आता है L1 upon L2 माइनस 1 इंटू आर। तो पहले एक बार की प्लेस करते हैं, एक बार नहीं करते। एक बार E की वैल्यू आ जाती है L1, एक बार V की वैल्यू प्रोपोर्शनल टू L2 आ जाती है। वो L1 L2 पुट कर देते हैं, हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस आ जाता है। कौन सा? ये की ये चलो मैं कर देती हूँ। ये देखो पहले सर्किट बनाते हैं। पोटेंशियोमीटर यू नो कितनी वायर्स होती हैं इसमें? 4 वायर्स होती हैं, देखा है ना?
Why 4 wires are there? चलो पहले तो ये बताओ, 4 wires are, why there are 4 wires? बताइए, किसको पता है? हाँ जी, 4 वायर क्यों यूज करते, 1 वायर क्यों नहीं, जैसे मीटर ब्रिज में? उसका रीजन ये है क्योंकि ग्रेटर इज द लेंथ ऑफ वायर, पोटेंशियल ग्रेडियंट विल बी स्मॉलर, एंड फॉर ग्रेटर सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर पोटेंशियल ग्रेडियंट शुड बी रिड्यूस्ड, so to reduce it length is increased. अगर हम 4 मीटर की जगह 10 मीटर वायर वाला पोटेंशियोमीटर यूज करें और भी ज्यादा सेंसिटिव होगा, वो और भी अच्छा बनेगा एपरेटिव। तो ये रीजन एक तो आना चाहिए कि लेंथ ज्यादा क्यों रखते हैं, ताकि पोटेंशियल ग्रेडियंट कम हो सके एंड सेंसिटिविटी इंक्रीज हो सके। ठीक है, अब ये देखिए, ये हमारा ईएमएफ, ये वो सेल है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है हमने, इसके साथ गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर के साथ जॉकी। यहाँ पे 2 कीज होंगी, एक तो मेन सर्किट में तो है ही है, एक की यहाँ पे भी लगी हुई है K1। अब फर्स्ट ऑफ ऑल वी ओपन द की, मतलब कि की ए वाली डालते ही नहीं, उसमें प्लेस ही नहीं करते। ठीक है, तो क्या होगा, अब जो रीडिंग लेंगे हम, बैलेंसिंग पॉइंट ढूंढ लेंगे, सपोज दैट बैलेंसिंग लेंथ इज L1, क्योंकि ये सेल ओपन सर्किट में है इस टाइम, हमने ये की प्लेस नहीं की, इसको ओपन रखा तो इसमें से करंट फ्लो नहीं कर रहा, तो ये सेल ओपन सर्किट में है इस टाइम पे, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है ईएमएफ, तो जो लेंथ है वो ईएमएफ विल बी प्रोपोर्शनल टू L1। तो पहले की K1 इज ओपन, मतलब ऑफ, K1 को हमने प्लेस नहीं किया, उसकी की बाहर निकाल दी, ऑफ कर दिया उसको, तो अब जो ईएमएफ है वो प्रोपोर्शनल टू L1, समझ लगा? अब हमने की प्लेस कर देनी, अब सर्किट क्लोज कर दिया, अब इसमें से सेल में से करंट ड्रॉ होना शुरू हो गया। नाउ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द सेल इज कॉल्ड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V। अब जो लेंथ हम ढूंढेंगे L2, V उसके प्रोपोर्शनल होगा। अब जब देखो, बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ। क्वेश्चन ये है कि जब की ओपन है तो पोटेंशियल डिफरेंस को ईएमएफ बोलेंगे, और जब की क्लोज है तो पोटेंशियल डिफरेंस इज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, दोनों केसेस में हमने एक एक बैलेंसिंग लेंथ ढूंढ ली, जहां पे गैल्वेनोमीटर 0 दिखा रहा है वो हमने ढूंढ ली। अब डिवाइड कर दो, E by V आ गया L1 over L2। इन एन ओपन सर्किट जो है उसको हम ईएमएफ बोलते हैं। तो अब हमारे पास फॉर्मूला है इंटरनल रेजिस्टेंस का, E by V minus 1 into R, उसमें E by V की वैल्यू पुट कर दो L1 over L2, तो ये आपका फॉर्मूला है। ऐसे ही जो कंपेयर ईएमएफ ऑफ 2 सेल्स है, उसमें 2 सेल्स, आप पहले सेल की डालोगे, उसकी लेंथ निकालोगे तो E1 प्रोपोर्शनल टू L1, अब वो की निकाल के दूसरे सेल के डाल दोगे, दूसरा सेल सर्किट में आ जाएगा, अब लेंथ ढूंढोगे L2, तो E2 प्रोपोर्शनल है, E1 over E2 इज L1 over L2, ये आपका फॉर्मूला है। सर्किट देख लो, प्रैक्टिकल की प्लानिंग चल रही है आपकी, प्रैक्टिकल होने वाले हैं आपके फाइनल, बस फाइनल प्रैक्टिकल की आपको इन्फॉर्मेशन मिल जानी है बहुत जल्दी, तो अब सीरियस हो जाओ, नेक्स्ट वीक आपका लास्ट प्रैक्टिकल ही है, तो इसलिए ध्यान रखिए इस चीज को। हाँ जी, बी बोर्ड के, वही तो मैं कह रही हूँ, पहले ही हो जाना, पहले ही हो जाना। फाइल कराओ चेक, बच्चे फाइल चेक करवाइए अपनी, चलो खरीदो फिर आज, कराओ चेक, फिर कराओ।